बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज की सुबह एक तो नया जो है ना हफ्ते का नया दिन आगाज़ है, लेकिन एक और बहुत अच्छी बात है कि आज जब सुबह हम उठे तो बिजली आ रही थी। क्योंकि कल जब हम उठे तो बिजली नहीं आ रही थी, बल्कि कल जब हम सोए तब भी बिजली नहीं आ रही थी। नहीं सोए तो तब तो आ रही थी। और हमजा पता नहीं क्या हुआ, अचानक ना आधी रात को कोई 12:40 के करीब फ़ोन बजना शुरू हो गए। और चले बाकी सब तो खैर था कि मेरे बेटे के फ़ोन बज रहे हैं, सबके फ़ोन बज रहे, बिजली आ रही है, समझ नहीं आ रहा था कि आ रही है नहीं आ रही, क्या हो गया, क्योंकि उस वक्त खबरें तो सुन नहीं रहे थे। मज़े की बात तब हुई जब मेरी बहन का यूके से कॉल आ गई, बिजली आ रही है। मैंने कहा क्या, ये क्या आपने पूछा था यूके में भी नहीं आ रही। लेकिन उससे मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। और हैरत भी थी, पहले सब तजस्सुस में थे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ मालूम हो गया कि तकनीकी खराबी है, परेशान ना हो, सोना चाहते हैं सो जाए, आपने कौन से पंखे चलाने हैं। लेकिन जो है ना पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया, सिर्फ 30 मिनट के अंदर 5 करोड़ मीम्स बना डाली और ऐसी ऐसी बात की गई, ऐसी वो जो तख्लीकात थी, क्रिएटिविटी थी, क्या बात है, जितनी दाद दी जाए कम है। इससे पहले कि असल इन्फॉर्मेशन पहुंचती हौलाए दिया ना उन्होंने आधी रात को, समझ नहीं आ रही थी, बंदा कभी कान लगाता था है वाकई तैयारों की आवाज़ कहीं से आ रही है, कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर जी चूँकि हम तो कैपिटल में बैठे हुए थे, मैं तो ये भी सुन रही थी कोई और आवाज़ आ रही कि चलने फिरने की, कोई गाड़ियों की, कोई मूवमेंट किसी किस्म की। लेकिन जो वहाँ पे मीम्स बनाई जा रही थी ना, वो तो पाकिस्तानी अवाम की ज़बरदस्त हिस्से मजाक की, जिसे कहते हैं अक्कासी करती है कि बदतरीन हालात में भी और कोई सिचुएशन हो, हम लोग उसमें से एक जिसे कहते हैं ना हंसने का पहलू निकाल लेते हैं। बहुत दुखी और सताए हुए लोग जो है ना वो भी यही करते हैं कि वो हंस पड़ते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी मीम लगी, फरा तो अपनी बताएंगी, मुझे लगी मुल्क रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक नहीं चल रहा था तो रीस्टार्ट किया गया। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस बात का और फौरी ऐसे तख्लीक़कार सामने आया कि भाई पाकिस्तानी बहुत क्रिएटिव है। हाँ, लेकिन अल्लाह करे कि इतने क्रिएटिव हम टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हो। हमजा पहले हमें रोना था कि बिजली नहीं आती है, बिजली आना शुरू हुई है, तब हमारा जो सिस्टम उस बिजली का बोझ उठाने से कासिर है। और सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा है, वो जो कह रहे हैं रीस्टार्ट हो रहा है, वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए कि सिस्टम जो है वो अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के ट्रिप्स जो कि इससे पहले भी 8 दफ़ा फॉल्ट्स आ चुके हैं, 8 दफ़ा, तो इस तरह का जो फॉल्ट है इतने बड़े, हाँ गुज़िश्ता कई पिछली हुकूमतों के दौर में इतने बड़े लेवल पे फॉल्ट आना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये भी तो एक सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकते हैं, इसके नतीजे में भी तो बहुत अफरा तफरी फैल सकती है। सो इसका भी ख्याल करना और इसको भी मेंड करना और दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, वापडा की कॉल आई है, बिजली नहीं रही, ये भी एक ऐसी मीम थी। और फिर एक दिलजले ने पता क्या लिखा, जिस तरह बिजली चली गई है वो भी मुझे छोड़ के चली गई थी। तो बस इस तरह के मामलात हैं, जिस तरह के मीम आते रहे। और एक हुजूर ने तो जंग लगवा दी थी, उन्होंने कहा कि हाँ, वही कह रही हूँ ना कि मैं कभी वो तैयारी सुन रही थी तो कभी आवाज़ें सुन रही थी। मुझे लगता है हमजा उस आधे घंटे में ना बैठ के मीम्स ही देखते हैं। हाँ, मैं उस वक्त जाग रहा था ना, तो मैं देख रहा था और मैं कोशिश कर रहा था मैं कुछ बनाऊं, लेकिन इतने कमाल के अज़हान थे कि बेहतरीन बातें सामने आई थी। खैर, अभी हम टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। महंगाई अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला, महंगाई का जिन हुकूमत के लिए भी मुस्तकिल दर्दसर बन गया। दालें, सब्जियां और फल सब शहरियों की पहुंच से दूर। टाइगर फोर्स भी किसी काम की ना निकली। हुकूमत अपनी रेट दिखाए, कीमतें कम करे, शहरियों का मुतालबा। कोरोना वायरस और इंसानियत के दरमियान जंग जारी। हुकूमत कोविड-19 वैक्सीन के जल्द हुसूल के लिए पुरुमीद। कोवैक्स ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब खुराकों का मुआहदा कर लिया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत कहते हैं हम जल्द वैक्सीन हासिल कर लेंगे। बरतानवी माहिरीन ने वबा के इलाज के बारे में अच्छी खबर सुना दी। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी ने सार्फिन को मुश्किल में डाल दिया। व्हाट्सएप सार्फिन का डेटा इस्तेमाल फेसबुक के साथ शेयर करेगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी कबूल न करने पर अकाउंट डिलीट। कंपनी ने सार्फिन को 8 फरवरी तक का वक्त दे दिया। महकमा सेहत की गफलत। शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान माली मसाइल का शिकार। 800 से ज़ायद मुलाजिम गुज़श्ता कई माह से अपनी तनख्वाहों से भी महरूम। डेली वेजेस, एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का एहतजाज कई माह से जारी। कोरोना वबा के दौरान दिन रात मरीजों की खिदमत की मुजाहिरीन की दुहाई। जी
जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंह जोर महंगाई की। हर शख्स परेशान है, आवाम के लिए ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। ब्रेकडाउन से भी बड़ा मसला ये महंगाई है। ब्रेकडाउन तो चले हुआ खत्म हो गया, ये तो वो मसला है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके बारे में वज़ीर आज़म नोटिस ले ले या हुकूमत जो है वो कोई भी हमें वार्निंग इशू कर दे या कोई भी डेडलाइन दे दे, कुछ भी पूरा होता दिखाई नहीं देता। इसलिए ये मसला जो है हुकूमत के लिए भी हमजा मुस्तकिल दर्द सर जो है बन चुका है। यूँ कहा जाए कि महंगाई ने हुकूमत को भी अवाम के साथ साथ नाको चने चबा दिए हैं, तो कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक ज़माना था कि मुतवस्सित तबके के अफराद सिर्फ गोश्त से दूर थे, अब हर चीज़ से दूर है। सब्जी से दूर हैं, दालें नहीं खा सकते हैं। सब कुछ इतना महंगा हो गया है कि अवाम सिर्फ हसरत से अब देखते हैं, और जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। आप कम चीज़ें खरीदते हैं और कम पकाते हैं। और अवाम की सहूलत के जो लगाए गए सस्ते बाजार थे ना, वो भी महंगे ही निकले हैं। दुकानदार जो हैं वो 50% इजाफे के साथ सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। 70 रुपए किलो वाला टमाटर जो है वो 100 रुपए किलो, और 35 रुपए वाला प्याज जो है ये 50 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। वैसे ये जो रेट्स है ना 35 और 70, ये सिर्फ सरकारी लिस्ट पर ही मिलते हैं। बाजार में ढूंढने जाएं तो आपको ना तो आलू 50 रुपए में मिलेगा, ना प्याज जो है 35 रुपए में मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और फरा ये मामला जो हम बता रहे हैं ना कि इतने वाली चीज़ इतने में मिल रही है, ये आपके इलाके में मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि जिसने इजाफा जो है मन माने जो नर्ख करने हैं वो कितने मर्जी कर सकता है, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन जो हुकूमत ने बताया वो हम आपको दुरुस्त बता रहे हैं। अंडे जो हैं वो डबल सेंचुरी बना चुके हैं, और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी क्या कह रहे हैं, कितने आना है, आपको वो सुनाते हैं। हर बंदा महंगाई से पिस रहा है, 2 वक्त की रोटी का फुकदान है। एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, मजदूर तबका है, उसके लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनी हुई है। दूध 120 रुपए लीटर, और अंडे लेने जाए तो 220 रुपए दर्जन अंडे हैं। इसके अलावा हर चीज़ महंगी हो गई है, मतलब परेशानी की बेइंतहा हो गई है। दूध, आटा, ये चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है। सब्जी वगैरह ये हमारी बहुत से दूर हो चुकी है। इतनी दिहाड़ी नहीं है जितनी महंगाई हो चुकी है। गैस आ नहीं रही है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। सब्जियों के तो रेट ये है कि दिन में बंदा सोचता रहे और रात को जब लेने निकले तो कुछ मिल जाता है। अंडे को तो छोड़ो, मुर्गी ने जो है अंडे देने ही बंद कर दिए। दूध मिल रहा है पर वो मिलावट वाला। रेट इतना है कि 120 रुपए किलो। फल, सब्जियां, गोश्त, हर चीज़ जो है आवाम की पहुंच से जो है ना बाहर होती जा रही है। गरीब ना कोई खा सकता है ना कोई पी सकता है। इवन सब्जियां इतनी महंगी हैं और दालें उससे और ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। गरीब बंदा जो एक मज़दूर जिसकी आप देख लेंगे 500-700 रुपये दिहाड़ी है, तो वो उसमें अपने बच्चों का कैसे मैनेज करे। इससे पहले हुकूमतें गुजरी हैं, लेकिन इतना हालात बुरे नहीं थे जितने अब हालात बुरे हो चुके हैं। और हर आदमी ही इमरान साहब को शाबाश दे रहा है। ये तो कह रहे हैं कि हम मुल्क को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि मुल्क का ये तबाही के दहाने पर जा रहा है। अवाम का जो हाल है इस वक्त वो इशारे मस्बत और मनफी होने से नहीं बदल रहा है। अवाम की जो सूरत हाल है इस हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग शमसुल इस्लाम साहब। फरमाइएगा, आपने गुफ्तगू सारी समात फरमाई, हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद महंगाई पर काबू पाने में क्या नाकाम है? अगर है तो हुकूमत को कहाँ से काम शुरू करने की ज़रूरत है और क्या काम करने की ज़रूरत है? देखें जी, महंगाई का जो है बुनियादी जो रूल है वो ये है कि यूनिवर्सली रूल ये है कि डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई शॉर्ट हो जाए तो महंगाई होती है, और साथ ही अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये यूनिवर्सल रूल है, तब महंगाई बढ़ती है। लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों रूल अप्लाई नहीं होते और इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ पर डिमांड जो है आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, मनी सप्लाई जो है ज़्यादा हो गई है, कैश मार्केट में ज़्यादा आ गया है, और महंगाई की बुनियादी तौर पे दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही इसके वजह से ये महंगाई हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखें, अगर आपका जो है इंटरेस्ट जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो उसकी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। अगर पाकिस्तान में आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो साथ ही आपका दूसरा ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आपने देखा कि हालिया दिनों में 2-3 मरतबा जो है फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, फिर एनर्जी की प्राइस बढ़ी, गैस की प्राइस बढ़ी, बिजली की बढ़ी, तो वो तमाम चीज़ें खाने पीने की जो इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होती हैं उसकी कॉस्ट बढ़ी है। और इसके साथ जो है गवर्नमेंट की जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि जब ये ऐसा हो रहा हो, महंगा, अगर आप फ्यूल की प्राइस बढ़ रही है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, तो साथ ही लोगों की इनकम जनरेशन को बढ़ाया जाता है कि उनकी वेल्थ क्रिएशन हो, उनकी वेल्थ बढ़े। अब वो अगर आपकी आमदनी महदूद है तो फिर आप जो है जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको ज़्यादा फील करते हो। तो हुकूमत ने जो है दूसरी साइड पे जहां आम आदमी की आमदनी बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी, और ठीक है शमसुल
इस्लाम साहब, ये यहाँ पर बता दीजिएगा कि महंगाई पर काबू क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है? अब एक तासुर ये आ रहा है कि सिर्फ वफाक जो है इसका जिम्मेदार है, क्या सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखिए 18th अमेंडमेंट के बाद जो है जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है वो सूबों का हिस्सा आ गया है और हुकूमत के पास जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च है। नेशनल फूड सिक्योरिटी की जब बात करें तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में डिस्पाइट इसके कि 3 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम इंपोर्ट हुई है, उसके बावजूद आपका जो है गंदम फिर आज 75 रुपये चक्की का आटा हो गया है और महंगाई उस गंदम की कीमत जो 46 रुपये हो गई थी वो आज फिर 53-54 रुपये पे हो चुकी है। तो हुकूमत ने जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्शन प्लान था उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं किया। ऑर्डिनेंस बने लेकिन फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि हुकूमत का फेडरल दायरा जो है इस्लामाबाद तक था उस होर्डिंग ऑर्डिनेंस का। उसके बाद सूबों ने उसके ऊपर अमल करना था। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, सिंध उसके बाद सूबा है, इन दोनों जगह ही उस ऑर्डिनेंस पे काम नहीं हुए। और ये एक मज़ाका खेज़ है कि अगर आप ये महंगाई को एक तरफ बढ़ने दो और उसके बाद फिर क्रैक डाउन करो और मार्केट की जो प्राइस चेक कमेटीज है उनके ज़रिए कंट्रोल करो तो उससे कंट्रोल नहीं होती बल्कि उससे महंगाई और बढ़ती है। क्योंकि हर वो कमेटी का एहलकार जब किसी दुकान पे जाके ठेले वाले को जुर्माना करता है तो वो दुकान वाले ने, ठेले वाले ने पैसे जेब से नहीं देने, उसने भी आपसे वसूल करने हैं। तो वो चीज़ जो सस्ती बेच रहा था अगले दिन उसकी प्राइस महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है नेचुरल जो है फ्लो आपका सप्लाई एंड डिमांड का उसको होना चाहिए था। आपकी जब भी आप डीजल की प्राइस बढ़ते हो उसकी डायरेक्ट नेचुरल फ्लो होना चाहिए था सप्लाई और डिमांड का। शमसुल इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह से आप बात कर रहे थे। तो यह मामला जो महंगाई का हर घर का मसला है उस पर आपने जो है हमारी रहनुमाई की, सप्लाई और डिमांड पे है ही कुछ नहीं। बात ये उनकी यही रही कि जब तक आप आमदन नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई जो है वो फील होती रहेगी, भले आप उसको जितना मर्जी नीचे ले आए तो लोग उसको अफोर्ड कर पाएं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और बहुत अहम मसला जो आजकल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुआ है, जी हाँ, कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस और इंसानियत के दरमियान जंग जारी है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद को वैक्सीन कोवैक्स, जिसने पाकिस्तान को कोविड-19 वैक्सीन की 5 करोड़ मुफ्त खुराकें फराहम करने का अज़्म किया है, उसने 2 अरब खुराकों का मुआहिदा कर लिया है। बिल्कुल ऐसी। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल जो हैं वो जल्द वैक्सीन हासिल करने के लिए खासे पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। तो ये वैक्सीन कैसे हासिल की जाएगी, क्या इसका जो है सिस्टम होगा? और साथ कुछ 2 अद्वियात हैं जो आर्थराइटिस के लिए गालिबन इस्तेमाल होती हैं, वो भी बरतानिया की जानिब से कहा गया है कि उनके रिजल्ट्स खासे बेहतर आ रहे हैं। फ़रा इस तरह की पहले भी आ रही थी, एक मलेरिया के इस्तेमाल में जो थी उसके बारे में अमेरिका का बड़ा कहना था कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन चूँकि जब तक ये चीज़ें जो है फाइनल इनकी टेस्टिंग ना हो जाए और ये लॉन्च ना कर दी जाए मार्केट में, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बारे से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ प्राइम की कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, पाकिस्तान को शुक्रिया, पाकिस्तान को कब तक कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है? इस हवाले से अब तक कोई हतमी तारीख का गवर्नमेंट ने ऐलान नहीं किया। कोई ऐसी तारीख है जो या महीना जिसके बारे में प्रिडिक्ट किया जा सके कि उसमें अवेलेबल होगी वैक्सीन पाकिस्तान में? ये जो वैक्सीन का आपने जिक्र किया, ये पहली जो बैच आ रही है, ये सीनोफार्म एक चाइनीज़ कंपनी है जिसका कराची यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहा था और 12 लाख डोजेज इसके ऑर्डर किए गए हैं। और ये जो है ये एक वीकेंड वायरस की बुनियाद पे बेस्ड है और ये चाइना में बहुत सक्सेसफुली ट्राई करी गई है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनके सारे मिलिट्री वगैरह के ऊपर ट्राई की गई है। तो ये जो है उम्मीद है कि ये जो वैक्सीन है ये मार्च में पाकिस्तान में इसके बैचेज आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले हो सकता है, उससे पहले भी आ जाएं, डिपेंड करता है कि उसकी लास्ट की अवेलेबिलिटी कब शुरू होती है। लेकिन क्योंकि इनसे मुआहिदा ये हुआ था कि ये पाकिस्तान को तरजीही बुनियाद पे और मुनासिब कीमत पे ये देंगे, तो इस वजह से हुकूमत ने एक इमरजेंसी और पावर इस्तेमाल करते हुए ये मंगाई जा रही है। और फिर इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इसको और दूसरी वैक्सीन को खोल दिया जाएगा ताकि वो भी ये वैक्सीन मंगा सकें। तो ये जो है मुझे उम्मीद है कि जल्द आनी शुरू हो जाएगी और पहले ये हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी
डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, उसके बाद जो बड़ी उम्र के अफराद हैं, फिर बाकी पॉपुलेशन को बाद में दी जाएगी। शुरू में ये फ्री में दी जाएगी जो गवर्नमेंट जो दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो फिर ये कमर्शियली भी अवेलेबल होगी और लोग खरीद सकेंगे ये वैक्सीन। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि जब शुरू में ये फ्री अवेलेबल होगी जो गवर्नमेंट कर रही होगी, क्या एक दफ़ा पूरे पाकिस्तानियों को वो फ्री वाली वैक्सीन लगा दी जाएगी या फिर हेल्थ वर्कर्स को या जो आपने तरजीहात बताई हैं उनको लगाई जाएगी? तब तक प्राइवेट जो है वैक्सीन अवेलेबल होगी तो लोगों को प्राइवेटली वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? जी नहीं, ये सबको फ्री में नहीं मिलेगी। ये जो हुकूमत, क्योंकि इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है हुकूमत के पास कि पूरे मुल्क के लिए 22 करोड़ अफराद के लिए 44 करोड़ डोजेज इसकी मंगाई जाएं और फिर हर एक को दी जाएं। तो इसमें से कुछ तरजीही बुनियाद पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो हुकूमत लगाएगी। साथ के साथ जो कोवैक्स का आपने जिक्र किया कि 5 करोड़ डोजेज का उनसे बात हुई है, तो कोवैक्स सप्लाई करेगा और बाकी कमर्शियली। तो मिला जुला होगा, कुछ हुकूमत देगी अपने पास से रिसोर्सेज से फ्री में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के थ्रू और क्लिनिक्स के थ्रू अवेलेबल होगी, और कुछ जो है कोवैक्स के जो आएंगे वो भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और कुछ जो है कमर्शियली अवेलेबल होंगे जबकि ड्रैप अप्रूवल दे दे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल दे दे। तो ये मिला जुला सिलसिला चलेगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, हर रोज़ एक नई अपडेट आ जाती है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि फाइजर वैक्सीन जो लगाई जा रही है उसके दरमियान ज़्यादा गैप ना रखा जाए, जबकि बरतानिया उससे पहले ही 12 हफ्तों का गैप जो है वो प्लान कर चुका था। फिर ये भी एक बात सुनने में आई कि जब तक लेवल 3 ट्रायल्स नहीं हो जाते किसी भी वैक्सीन को लगाना बेहतर नहीं होगा। ये फरमा दीजिएगा, जो वैक्सीन पाकिस्तान में लाई जा रही है उसके लेवल 3 ट्रायल्स हो चुके हैं। और दूसरा, पहले क्लोरोक्विन के बारे में था कि ये इफेक्टिव है, ट्रंप भी उसके बारे में बात करते दिखाई दिए। अब बात आ गई है कि आर्थराइटिस की एक मेडिसिन है, वो बरतानिया की तरफ से बात आ रही है कि शायद वो ज़्यादा मौसर है। तो इस तरह की बातों पर कान धरना चाहिए, ये जब तक इसके बारे में कोई एक रिसर्च ना आ जाए और इसे लागू ना कर दिया जाए तब तक इस तरह के मामलात और इस तरह की अद्वियात को इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। जी, ये क्योंकि एक नया वायरस है तो इस वजह से ट्रायल एंड एरर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं और सही पता नहीं है कि क्या सबसे बेस्ट तरीक़ाकार है। जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं फाइजर की वैक्सीन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसमें जो दूसरी डोज जो है नॉर्मली 2 या 3 हफ्ते के बाद दी जाती है, लेकिन अगर आप उसको 2 महीने या 3 महीने बाद देते हैं तो उसका क्या असर होगा, अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा, ये प्री मैच्योर है ये कहना। तो और ये जो आर्थराइटिस के खिलाफ ड्रग्स हैं इसमें कुछ मॉडरेटली कामयाबी हुई है। एक टोसिडोजीमैब है और एक सरीलुमैब है। ये दे आर नॉट क्योर्स, ये उसका इलाज नहीं है। इनमें जो रिकवरी रेट है, जैसे कि मलेरिया के ड्रग्स में देखा गया था या कुछ ऐसे ड्रग्स थे जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, डेक्सामेथासोन वगैरह, उसमें रिकवरी रेट में कुछ बेहतरी होती है, लेकिन क्योर नहीं है ये। तो ये क्योंकि नया ड्रग आने में तो सालों लगेंगे और अरबों डॉलर खर्च होंगे, तो ये जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स है, जो मौजूदा अद्वियात हैं, उन्हीं को अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है कि शायद कोई फिट हो जाए और शायद इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होने लगे। लेकिन वैक्सीन ये के बारे में कहा जा सकता है कि वैक्सीन जो है ये जो आ रही हैं इनमें से तकरीबन 9 वैक्सीन हैं जिन्होंने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें जो पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट हो रही है इसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 3 कंप्लीट हो गए हैं। दुनिया में कई ममालिक ने इनको अप्रूव भी कर दिया है। ये जो सिनोफार्म की वैक्सीन जो ऑर्डर की गई है, इससे ये जो है ये बहरीन में और यूएई में इसको अप्रूव कर दिया गया है, ऑलरेडी वहाँ पे लगाई जा रही है। इसी तरह चाइना में अप्रूव हो गए हैं। तो इससे बगैर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हुए तो कोई वैक्सीन नहीं आनी चाहिए। और इसी वजह से रशिया की जो वैक्सीन है उसके बारे में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गैमेलिया के नाम से मार्केट हो रही है वो जो है सिर्फ फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल के बाद रशिया ने उसको बेचना शुरू कर दिया था। वो हमें बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर ताउर रहमान हमारे साथ है, प्रोफेसर एमेरिटस भी हैं, केमिस्ट्री के अपडेट कर रहे थे हमें वैक्सीन के हवाले से जो डेवलपमेंट। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये है कि जी के सब लोगों को हुकूमत की जानिब से फ्री नहीं लगाई जाएगी, लेकिन कोरोना का खदशा तब तक मौजूद रहेगा जब तक कोई एक शख्स भी कोरोना वायरस
में मुब्तला रहेगा तो अफोर्डेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा कि जब वो प्राइवेट वैक्सीन आ रही होंगी क्या हर बंदा अफोर्ड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। जो लोग टमाटर नहीं अफोर्ड कर सकते, जो अदरक नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जो उनसे आटा नहीं अफोर्ड हो रहा, वो कोरोना की वैक्सीन के बारे में कैसे अफोर्डेबिलिटी का सोचेंगे? वो तो उनकी पहली प्रायोरिटी आटा दाल चावल होंगे कि कोविड वैक्सीन लगानी होगी। लेकिन ये वो इश्यूज हैं जो हर इस वक्त अंडर डेवलप्ड कंट्री को जिनका सामना है, और यकीनी तौर पर यही वो वैक्सीन नेशनलिज्म है जिसकी बात की जा रही है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी आवाम को लगा सकते हैं, लेकिन गरीब ममालिक को इसके बारे में भी मुश्किलात दरपेश है। पाकिस्तान उसी चैलेंज का सामना करना है। बिल्कुल ठीक है, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। बिल्कुल जी, वेलकम बैक। और फरा और मैं बात कर रहे थे, हम इतने परेशान हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि कैमरा जो है कट हो चुका है। हम आपसे मिल चुके हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी प्राइवेसी के लिए इतने परेशान थे। जो हर पाकिस्तानी व्हाट्सएप के एक नए मैसेज के बाद परेशान है और उसको अग्री कई लोग पढ़े बगैर कर चुके हैं और कई लोगों ने भी नहीं किया, क्योंकि 8 फरवरी तक वक्त दिया गया। तो फरा से मैं यही पूछ रहा था कि आप अग्री कर चुकी हैं? फरा ने कहा जी मैं अग्री कर चुकी हूँ, इसलिए फरा ज़्यादा परेशान थे। हाँ, क्योंकि मेरे तो होश ही उड़ गए ना कि हमसा ने मुझे बताया, मैंने कहा वो तो एक सिंपल सी वो आई थी अपडेट कि मुझे लगा कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा होगा, पढ़ा भी नहीं क्या लिखा हुआ है, और फौरन मैंने एग्री करके आगे चलो यार जल्दी से खोलो और अपने काम करो। लेकिन ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है जनाब, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसने सार्फिन को, हम जैसे सार्फिन को मुश्किल में डाला हुआ, मेरे जैसे तो निकल चुके हैं इस मुश्किल से। लेकिन व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा जो है ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि उसे फेसबुक के साथ शेयर भी करेगा। हमजा क्यों? इसे कि हम तो समझते थे कि व्हाट्सएप बहुत सेफ है और इसमें कोई हमारी जो है चैट नहीं देख सकता, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। आप जो बात कर रहे हैं वो तो व्हाट्सएप को भी नहीं पता। इस तरह की बातें हमने सुनी थी, लेकिन अब ये सुन रहे हैं कि जी के 8 फरवरी तक इसको अग्री करें, अगर आप अग्री नहीं करेंगे तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नहीं, आप लोगों को वो बताइए जो आप मुझे बता रहे थे ब्रेक में, ताकि आप भी जरा हॉल जाए उतना ही जितना। अच्छा, अभी तक जो मुझे इस बात की समझ आई है वो ये है कि वो आपका डेटा फेसबुक को देगा या दीगर वेबसाइट्स को दिया जा सकता है। जो भी चीज़ है इसके ऊपर तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, लेकिन आपकी चैट कैसे शेयर हो सकती है, क्यों शेयर की जा सकती है, उसके रीज़न क्या होंगे, या फिर वो भी मालूमात जो भी वो शेयर करना चाह रहे हैं वो कौन सी मालूमात होगी, और आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर आप अग्री नहीं करते, आपके पास दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप एग्री नहीं भी करते, आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है, तो उसके बाद फर्क क्या होगा? क्या उनके पास अभी भी डाटा मौजूद नहीं है? चले वो उस डेटा का जो भी करेंगे, लेकिन आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। हम उसामा खिलजी से बात करते हैं जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या एक नया प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो गया है। उसामा खिलजी साहब बताइएगा, ये जो व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि जी अगर आप 8 फरवरी तक नहीं करते तो आप सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये इसका इतलाक सब ममालिक पर हो रहा है या यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेटरी है कि कुछ ममालिक जहाँ पे ज़्यादा वो जैसे प्राइवेसी की वो बात करते हैं उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, थैंक यू। सही आपने कहा, काफ़ी परेशानी की बात है। तो व्हाट्सएप की जो पॉलिसी नई प्राइवेसी की है, जिसे आपने कहा फरवरी तक है, और इसमें यूरोपियन जो ममालिक है उनके लिए कुछ डिफरेंट जो है इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइवेसी के कवानीन है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। लेकिन यूरोप से बाहर जो पूरी दुनिया है, अमेरिका, पाकिस्तान और सारे जापान, सारे मुल्क, वहाँ जो है ये जिस पॉलिसी के बारे में हमने बात की वही जो है इम्प्लीमेंट होगी। और इसमें यही है कि आपकी जो 1-to-1 चैट है किसी के साथ, वो चैट की जो कंटेंट है वो तो कोई नहीं देख सकता, वो अभी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगी। अच्छा। लेकिन इसके अलावा आपकी और मालूमात जो है वो सारी फेसबुक के साथ शेयर होगी। तो हम देख लेते हैं क्या मालूमात है। मिसाल के तौर पे कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, आप किस वक्त ऑनलाइन होते हैं, आपकी तस्वीर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका ऑनलाइन स्टेटस क्या है, आपका व्हाट्सएप स्टेटस में आपने क्या लिखा हुआ है, आप कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप में कौन कौन मेंबर है, उस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप की तस्वीर क्या है, आप कौन से वाईफाई के कनेक्शन से कनेक्टेड है, कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका IP एड्रेस और लोकेशन क्या है।
तो ये सारी चीज़ें जो है व्हाट्सएप कंपनी के पास भी होंगी, और क्योंकि व्हाट्सएप को फेसबुक कुछ साल पहले खरीद चुका है तो पूरे फेसबुक कंपनी के पास भी ये सारा डेटा मौजूद होगा। और हमें ये भी मालूम है कि फेसबुक अक्सर जब हुकूमत या रियासतों की तरफ से उनके पास रिक्वेस्ट आती है मालूमात की तो वो शेयर भी करते हैं अगर इस तरह का कोई मामला गंभीर हो। तो इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी पहले जो जितनी सेफ थी व्हाट्सएप के साथ वो अभी उतनी सेफ नहीं रही। तो वजह क्या बनी, ज़रूरत क्या पेश आई कि इनको ऐसा करना पड़ गया? आपने ग्रुप चैट की बात की, वो तो मेरा ख्याल है एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं होती है उसकी, तो क्या वो चैट वो देख सकेंगे कि अच्छा ग्रुप को उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने कौन से ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं? देखिए जो ग्रुप की चैट होगी वो नहीं देख सकेंगे, लेकिन कौन सा ग्रुप है, उसमें कौन मेंबर है, उसकी तस्वीर क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब कुछ देख सकेंगे। और अगर आप किसी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से बात करें तो वो भी कोई और कंपनियां भी देख सकती हैं, क्योंकि बिजनेस अकाउंट की प्राइवेसी पॉलिसी डिफरेंट होती है। इसकी वजह यह है कि देखें कुछ साल पहले व्हाट्सएप हमेशा से मुफ्त था जो हम यूजर्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन फेसबुक ने $19 बिलियन का खरीदा। तो क्या वजह हो सकती है फेसबुक की ये खरीदने के लिए? फेसबुक पैसे कैसे बनाता है? वो जो फेसबुक एड्स होते हैं उनके जरिए बनाता है, और फेसबुक एड्स को चलाने के लिए यूजर्स की डेटा जो है वो और कंपनियों को बेचता है। तो मेरे ख्याल से अभी उसी रुख पे व्हाट्सएप को भी ले जा रहे हैं ताकि फेसबुक की कंपनी को ज्यादा से ज्यादा माशी फायदा हो यूजर्स के डेटा से। और आपको पता है 2 to 3 बिलियन लोग दुनिया में व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग एप्लीकेशन है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से फेसबुक फाइनली जो है इससे फाइनेंशियल गेन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा उसामा साहब, ये समझा जाता था कि व्हाट्सएप जो है ना सबसे सेफ है, इस पर आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और ये रिकॉर्ड नहीं होगा और इसके बारे में, और बहुत सारे लोग इसी वजह से इसको बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू के लिए जो सेंसिटिव भी हो सकती है, अहम भी हो सकती है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल भी करते थे। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो अब नया रूल आया है इसके आने से इस मामले पे कितना फ़र्क पड़ेगा? दूसरा, मेरे जैसे कई सादा लोग कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ लोग हैं जिन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन सा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है, एग्री कर लो, क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा डेटा लेके क्या कर लेंगे, हमने कौन सी इस पे कोई ऐसी चीज़ रखी हुई, हम कौन से कोई टेररिस्ट है? तो इस रवैये का भी बता दीजिएगा कि शुड वी बी विजिलेंट? अब मैंने अगर ओके कर दिया तो अब हाउ टू अनडू इट, और अगर कर दिया तो उसके क्या मेरे जहन में रहने चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं? देखिए इसको आप अनडू तो नहीं कर सकते। व्हाट्सएप ने यही कहा है कि हम यही पॉलिसी रखेंगे, और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो इश्तिहारात नहीं आएंगे व्हाट्सएप पे, लेकिन अगर आगे आए तो हम आपको बता देंगे, पॉलिसी को अपडेट कर देंगे, तो उसका भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से इसका यही मसला आता है कि आपका जितना भी डेटा है, जो कुछ आप कर रहे हैं, आपकी लोकेशन है, आपकी प्राइवेसी, आपकी तस्वीर है, आपका नंबर है, वो क्या हर किसी को मालूम होना चाहिए। अगर कंपनी को मालूम है तो इसका मतलब है कोई बैड हैकर्स जो होते हैं उनको भी ये मालूमात मिल सकती है, क्योंकि ये जो मालूमात एन्क्रिप्टेड ना हो तो वो अगर कंपनी देख सकती है तो हैकर भी देख सकता है। तो एक तो ये बात होगी, बिल्कुल। और दूसरी ये बात होगी कि बिल्कुल जो सिक्योर या प्राइवेट ज़्यादा बातें करना चाहते हैं वो बातें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो और इंफॉर्मेशन है उससे भी काफ़ी कुछ डिड्यूस हो सकता है जो सिक्योरिटी सेंसिटिव हो या और की सेंसिटिविटी की वजह से हो, तो वो कंपनी के पास भी आ सकता है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला दुनिया में आजकल यही है कि सारी कंपनियां हमारे डेटा को बेचती जा रही है, उसका इस्तेमाल करती जा रही है, और अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि किस मकसद के लिए इस डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि व्हाट्सएप पे अगर ये सारी मुश्किलात हैं प्राइवेसी की, तो इसकी ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर है। एक एप्लीकेशन उसका नाम है सिग्नल, और उस पर जो है आपकी जो सारी मालूमात हैं और जो सारा डेटा है वो इनक्रिप्टेड होता है, क्योंकि वो एक ओपन सॉफ्टवेयर है, तो वो एक कंपनी जो है उस डेटा को ओन नहीं करती, वो पब्लिकली ओन्ड होता है और वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है उसका कोड जो है। तो अगर उसको आप इस्तेमाल करें तो आपकी सारी जो है अभी आप बता ही रहे थे और हमजा ने जल्दी से नोट भी कर लिया। मेरा ख्याल है हमजा फौरन शो से फारिग होकर डाउनलोड भी कर लिया। मैं चेक करूंगा, उसको चेक करना भी चाहिए। लेकिन उसामा हमें ये बताइए कि क्या कहीं पर इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, कहीं पर कोई पिटीशन दायर की जा सकती है कि ये एक्शन गलत है व्हाट्सएप का, कि हम लोग अब यूजर्स हैं तो यूजर्स के जो राइट्स का क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही। और अब आप हमें आखिर में ये बताएं, क्या
पाकिस्तानियों को अग्री कर देना चाहिए यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो। यानी हम यूरोपियन नहीं है तो हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, हमारी कोई से नहीं है कि हमसे कोई पूछ ले कि भाई आपकी मर्जी है कि नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और मसला ये है कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट कंपनी है, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी बिजनेस मॉडल जो है अक्सर यही होता है, जिस तरह फेसबुक हम इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, उनका मॉडल क्या है? उनका ये मॉडल है कि जितना भी लोगों को आप यूज़ करवा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन यूज़ करवाओ, एडिक्शन हमें हो जाती है, और जब वो यूज़ करें उनका डेटा एडवर्टाइजर्स को बेचो ताकि इस कंपनी की प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो ऑब्वियसली सारे कवानीन यही कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है अपने तरीके से काम करेगी, और जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो जैसे आपको कह रही है कि आप अग्री करें, तो अगर आप अग्री नहीं करते तो फिर आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल ही नहीं करते। और जहाँ तक बात है कि क्या लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी डिसीजन और उसका जो फैसला है वो लोगों तक ही है कि वो अपनी प्राइवेसी को कितना ज़्यादा जो है वैल्यू करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अपनी प्राइवेसी ज़्यादा रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपका सारा पर्सनल डेटा कंपनी के पास जाए, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव चलो ठीक है, आप अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे उसामा, आप अग्री कर रहे हैं या अग्री नहीं कर रहे हैं, हमें ये बता दें। जी, मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम व्हाट्सएप को इस्तेमाल करूं। मैं रेडी सिग्नल इस्तेमाल करता हूँ अक्सर चीज़ों के लिए, तो स्लोली जो है लोगों को उसी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच उसामा खिलजी फॉर अपडेटिंग अस ऑन व्हाट्सएप डेट। लेकिन वो कहते हैं सुना था हमने कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें बेच दिया जाएगा, लेकिन आजकल के दौर में ये हो रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है और हमारा सौदा भी हो जाता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी सारी चीज़ें जो है वो शेयर भी हो जाती हैं। उसामा ने मुझे दूसरी ऐप बताई, उसके हवाले से मेरा ये मतलब कि ज़हन में आ रहा था कि कल को उधर जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, लोग ज़्यादा हो जाएंगे, यूज़र ज़्यादा हो जाएंगे, वो भी एक ऐसी ही आपको मेल भेजेंगे, कहेंगे कि जी ये अग्री करें, नहीं तो आप 8 फरवरी 2022 तक जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ये तो फिर सेफ नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे चलेंगे और एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जनूबी पंजाब के आखिरी ज़िला रहीम यार खान में वाक़े शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो है 1300 से ज़ायद बिस्तरों पर मुश्तमिल है, जहाँ पर दूर दराज से लोग इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। लेकिन महकमा सेहत की गफलत और नाअहली है कि ये मिसाली इदारा गुज़िश्ता 6 माह से माली मसाइल का शिकार है, और अस्पताल के 846 डेली वेजेस, एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, उनकी बहाली और तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वो कई माह से ये एहतजाज कर रहे हैं और उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। जो अफसोसनाक बात है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। सुफियान जुल्फ़िकार, वाइस चेयर हेल्थ प्रोफेशनल, शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा सुफियान साहब, मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं और इनको तनख्वाहों की अदायगी क्यों रोकी गई है? ये जो एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज का क्या कुछ अभी तक नतीजा निकला है या अभी बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, हमारे शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के 846 मुलाजमीन हैं, वो अरसा 15 से 20 साल से जो है अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं इधर शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। तो जब से हमारे MS डॉक्टर आगा तौहीद साहब ट्रांसफ़र होके आए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी से, जब से ये आए हैं ये इन्होंने अस्पताल को मसाइलस्तान बना दिया है, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल बंदे को इतने बड़े टीचिंग इदारे का सरबराह बना के बैठा दिया। इस बंदा ये जैसे ही आया है, इसने आके कहा जी ये सब लोग अनलीगल है, या जो है कि इन लोगों को बगैर एडवर्टाइजमेंट के भर्ती किया गया। देखें जी, हमारा प्रोसेस किया गया था, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक ऑटोनमस इदारा है हमारा, जो वक्तन फवक्तन बोर्ड की मंजूरी से हम लोगों को अपॉइंट किया गया है। 9 माह से हमारा मसला चल रहा है। हमने कोरोना वबा जैसी मूजी मर्ज का मुकाबला किया। जो है हॉस्पिटल में तकरीबन 4000 मुलाजमीन है, उनमें से 846 मुलाजमीन जो है उसमें जैनेटोरियल स्टाफ है, वार्ड सर्वेंट हैं, उनमें जो है सैनिटरी वर्कर हैं, हमारी स्टाफ नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, डिस्पेंसर हैं, क्लर्क हैं, IT डिपार्टमेंट से हैं, तमाम जो है 1 स्केल से जो है 17 स्केल पे हमारे फार्मासिस्ट भाई हमारे साथ हैं। तो ये जब से MS आया है, इसने हॉस्पिटल को जो है वो कबड्डी का उखाड़ा बनाया हुआ है और ये कहता है कि ये इनलीगल है। पहले हमने रोडों को ब्लॉक किया, हमने स्ट्राइक की,
जिसकी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर मखदूम हाशिम जो वक्त जिनका ताल्लुक हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से है, उन्होंने शफकत की। वजीर आला पंजाब ने 31 मिलियन की जो ग्रांट है वो हमें जारी की। अब जब हम एमएस के पास गए हैं, वो कहता है जी जाएं, मैं नहीं डरता किसी से, आप रोडों को दोबारा जाके ब्लॉक करें, बंद करें, हमारे पास कोई बजट नहीं है। देखें जी, अगर हमने ही जो है अपना फंड जनरेट करना है तो फिर इस एमएस को सीट पे बैठने का क्या हक हासिल है। तो मेरी गुजारिश है कि इस एमएस को फौरी तौर पर ट्रांसफर किया जाए और हमारे इदारे में जो है 1600 कुछ सीटें एसटीए की पड़ी हैं, जिसके ऊपर फौरी तौर पे जो है हमारे मुलाजमीन को 840 सुफियान साहब, आप हमें ये बताइएगा कि इस मसले पर क्या आपने अदालत से रुजू किया? अगर अदालत से रुजू किया तो क्या फैसला वहां से आया, उस पर अमल हुआ, नहीं हुआ? देखें जी, हमने अदालत से रजू किया था, 12 मार्च को हमारा फैसला आया। डेली बेसिस मुलाजमीन ने सबसे पहले कोर्ट में जो है अपना केस मूव किया और कोर्ट ने जो है कहा कि जो 11 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, नोटेड द जजमेंट, इन जजमेंट को नोट करके डेली बेसिस मुलाजमीन को इन फैसले के मुताबिक शेख ज़ैद हॉस्पिटल के जितने मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए। देखें जी, ये एमएस जो है ये बादशाह बनकर सीट पे बैठा हुआ है, ये कहता है जी मैं किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानता। देखें जी, सदर पाकिस्तान को आईनी अस्तशना हासिल होता है, ये बंदा कहता है पता नहीं कि मैं सदर पाकिस्तान हूं जो कानून से बालातर हूं। तो मेरी जनाब चीफ जस्टिस जो है हमारे गुलजार अहमद साहब, उनसे भी गुजारिश है, और हमारे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जिनका खुद का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, और इमरान खान जो वजीर आज़म है पाकिस्तान से, उनसे भी गुजारिश है कि सर एक इतने बड़े इदारे के ऊपर आपने नॉन टेक्निकल बंदा ला के बिठा दिया है बगैर एडवर्टाइजमेंट के जरिए। आपकी जो गुफ्तगू है वो सारी एमएस की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब क्या एमएस को हटाना ही असल मसला है, या फिर आपका असल मसला ये है कि बरतरफ मुलाजमीन के मुतालबात जो हैं उनको मंजूर किया जाए, उनकी तनख्वाहों की अदायगी की जाए? आपने मुसलसल एक धरना भी दिया हुआ है, इसमें क्या एमएस को बरतरफ करना ही एजेंडा है, या बाकी मामला जो हैं अगर वो हल हो जाएं तो आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा? देखें जी, हमारे 3 मुतालबात हैं। पहले नंबर पे हमारा जो मुतालबा है वो एमएस को फौरी तौर पे इधर से ट्रांसफर किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा है कि जो 1600 सीटें पड़ी हैं एसडीए की, उसके ऊपर तमाम मुलाजमीन को कन्वर्ट करके, और तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि फौरी तौर पे हमारी जो 5 माह की पेंडिंग तनख्वाहें हैं उनको फिलफौर जारी किया जाए। हमारे 3 जो है वो हमारे मुतालबे हैं कि पहले नंबर पे एमएस का ट्रांसफर किया जाए, दूसरे नंबर पे हमारे मुलाजमीन को एसडीए की सीटों पे कन्वर्ट करके उनको रेगुलर किया जाए, और तीसरे नंबर पे हमारा मुतालबा ये है कि हमारी फौरी तौर पे 5 माह की जो तनख्वाहें हैं उनको जो है वो जारी किया जाए। मुलाजमीन जो है रोडों पे आ गए हैं। जी ठीक है सुफियान साहब, ये डिस्प्यूट जो पैदा हुआ है उसकी वजूहात क्या है? एमएस की तरफ से इन तमाम मुतालबात को डिक्लाइन करने की वजूहात क्या बताई गई? क्या उन तमाम एसओपीज को या तरीकाकार को फॉलो किया गया था जो लोगों को एनरोल करने के लिए, भर्ती करने के लिए लाजमी होती हैं, ज़रूरी होती हैं? देखें जी, हमारा जो है शेख ज़ैद हॉस्पिटल जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है, अटानमस इदारा है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जो मेंबरान होते हैं वो मंजूरी दे के, जैसे शेख ज़ैद हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट बढ़ते गए, उन्होंने वक्तन फवक्तन बोर्ड से मंजूरी लेके हमें अपॉइंट किया गया। तो जो है हमें जो एडवर्टाइजमेंट के भी जरिए कई लोगों को रखा गया है, क्योंकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को पावर होती है, वो बगैर एडवर्टाइजमेंट के लोगों को भर्ती कर सकते हैं। जो अटानमस इदारा है उसको कोई एडवर्टाइजमेंट की इतनी खास जरूरत नहीं होती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ अपडेट कर रहे थे सारे मसले पे। हमजा, ये अक्सर हमने देखा है कि भर्तियां करते वक्त जो है वो आराम से कर ली जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको ओवर रूल किया जाता है। एक छोटा सा जो है ऑर्डर उस वक्त अपना जो है वो जारी कर दिया जाता है, और उसके बाद में वो मसला बन जाता है जिसमें गलती ना तो उन लोगों की होती है जो कि उसके ऊपर हायर हुए होते हैं, जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी होती हैं, ना उन लोगों की होती है जो बाद में उसको मेरिट के ऊपर जज इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। असल में उसकी गलती होती है जिसने वक्ती तौर पे एडहॉकिज्म पे मामला चलाने के लिए गलत तरीके से फैसले किए। देखिए ना, कभी हमें असातिज़ा ऐसे बाहर निकले हुए एहतजाज करते हुए नजर आ रहे होते हैं। सरकारी मुलाजमीन, मतलब जो डिपार्टमेंट आप उठा लें उस डिपार्टमेंट का ये हाल है, क्योंकि वक्ती तौर पे आपको ज़रूरत होती है, आप उनको ज़्यादा देर के लिए रिटेन नहीं कर सकते। बाद में मसला ये होता है कि आप उन लोगों को ये कहते हैं कि हम जब वो रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन कैसे देंगे, ये वाले मसाइल होते हैं हर डिपार्टमेंट के, लेकिन वक्ती तौर पर करके उनका फ्यूचर खराब कर दिया जाता है। अगर यही प्रॉमिस किया जाए ना कि आप डेली वेजर हैं, ये एडहॉक पे है ये सारा फैसला, ये जो वादे होते हैं ना कि हम आपको मुस्तकिल कर देंगे, 6 महीने के बाद आप मुस्तकिल हो जाएंगे, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि गलतियाँ क्रिएट करती
करते हैं। मेरे ख्याल उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो इस तरह से हायरिंग्स करते हैं और उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, बात खत्म हो गई, और उसके बाद वो एक मसला जो है वो खड़ा हो जाता है। ना तो समझ में आती है उन लोगों का क्या किया जाए, उनके चूल्हे कैसे चले, ना कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये जो मसाइल हैं इनके हल हों, और ये जिन्होंने कोरोना में इतनी खिदमत की है मरीजों की, उनके मसाइल को भी हुकूमत जो है वो गौर से देखे। आगे चलेंगे। फरा कल खबर आई, बड़ी अफसोसनाक खबर थी। मारूफ शायर और अदीब नसीर तुराबी साहब हलालत के बायस गुज़श्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर उनकी उम्र 75 बरस थी। वो उर्दू के नामवर शायर थे, माहिर लिसानियात थे, लुगत नवीस थे, नामवर ख़तीब अल्लामा रशीद तुराबी के फर्जंद भी थे। और उनका जो पहला मजमुआ था अक्से फरियादी साल 2000 में वो शाया हुआ था, और 1971 में पाकिस्तान के 2 लख्त होने के बाद उन्होंने वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई ना थी जैसी इंतहाई मकबूल होने वाली गज़ल गई थी, जिसके बाद वो कुरतुलैन क्यूबी ने जो है वो पढ़ी और वो बहुत ज़्यादा मशहूर होगी और लोगों तक है। ये वैसे ये अपने ये जो सामने से स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जब इन्होंने खुद भी पढ़ी थी तब से ही जो सुखनवर लोग हैं और जो अदबी हल्के हैं उनके अंदर इस नज़म की बहुत इस गज़ल की बहुत दाद जो है वो दी गई, और ये हर एक शख्स को अपने बहुत हस्बे हाल लगती थी। सो ये कुछ ऐसे अफकार और ख्यालात और अशार थे जिसके साथ उन्होंने अपना नाम जो है वो अदब में हमेशा के लिए अमर कर लिया। जब तक ये गज़ल जो है ये गाई जाएगी, पढ़ी जाएगी, लोग नसीर तुराबी को हमेशा याद रखेंगे। सो दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। हम एक ब्रेक ले लेते हैं और बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और एक नज़र टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर आज़म का कराची के लिए एक और वादा पूरा हुआ। 150 अरब रुपए लागत के जदीद 50 फायर टेंडर्स 2 बाउजर्स के MC के हवाले कर दिए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कराची में इसी साल जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नज़र आएगा। बिलावल भुट्टो पर तंज करते हुए कहा, PP चेयरमैन 49 साल बाद भी कह रहे हैं हमें काम के लिए वक्त चाहिए। पावर सेक्टर के हवाले से बड़ी खुशखबरी, अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुआहदे तय पा गए। शमसी तवानाई और गन्ने के फोक वाली IPPs टैरिफ कम करने पर आमादा। सार्फिन को सस्ती बिजली मिलने के साथ गर्दिशी कर्जों में भी कमी आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के आइंदा एडिशन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। PSL मेला सजने को तैयार। मुकाबले 20 फरवरी से शुरू होंगे। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजेस ने अपने अपने स्क्वाड्स को फाइनल कर लिया। खिलाड़ियों के चुनाव के लिए शानदार तकरीब लाहौर में सजाई गई। मुमताज़ शायर बेमिसल अदीब इब्न इंशा को मदाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। उनकी शाहकार गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो को आलमगीर शोहरत मिली। कई यादगार सफ़रनामे अपने मखसूस मज़ाही अंदाज में तहरीर किए। उर्दू अदब का ये रोशन सितारा 11 जनवरी 1978 को लंदन में बुझ गया। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी है और कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबरें उम्मीद करते हैं 2021 में आती रहेंगी और खबरें तो आती ही रहती हैं हमजा, मतलब अमल दिखाई देना, अमलियत नजर आएगी। अब एक्शंस जो है वो दिखाई देना शुरू करेंगे। अब हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये खबर आई है, अब हम दिखाएंगे देखिए ये हो गया है, ये हो रहा है। और इसी तरह की एक बात जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहले कराची से किए वादे पूरे करने शुरू कर दिए। अभी पिछले दिनों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नए साल का पहला तोहफा हमें नजर आया। 1.5 अरब रुपए की लागत से जदीद 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स KMC के हवाले किए गए। और बिल्कुल ऐसे ही है, वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के लिए फायर टेंडर्स और जो बाउजर हवालगी है उसकी तकरीब हुई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी। वफाकी वजीर असद उमर जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कराची में इसी साल जुलाई में जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नजर आएगा। तो ये खुशखबरियाँ जो है ना कुछ सामने आई हैं। तो इस बारे से मैं हाल बातचीत कर लेते हैं ताकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो हम अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकें।
हैं तहरीक इंसाफ। हमारे साथ हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, ये हम आगाज़ कहें इसे उन तमाम ख्वाबों का जिनका वादा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची की आवाम के साथ, लेकिन ये बाउजर्स एंड फायर टेंडर्स के अलावा व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा क्या क्या कुछ है मजीद, और ये इतने फायर टेंडर्स इतने बड़े शहर के लिए काफ़ी हैं, मजीद भी कुछ आने की उम्मीद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये पहला कतरा है और असरे अशीर है, और कराची की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। कराची का निज़ाम टोटल दरहम बरहम हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट के लिहाज से इस शहर में $10 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि ये शहर लिवेबल बन सके और जो बाकी शहर हैं दुनिया में इस खत्ते के उनके मेयार के मुताबिक आ सके। तो जहाँ तक 50 फायर टेंडर का ताल्लुक है, देखिए फायर टेंडर सर्विसेज जो हैं वो रेस्क्यू 1112 के साथ है, और उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड कायम करना पड़ता है विच इज़ इमरजेंसी सर्विसेज विदिन 5 मिनट्स ऑफ द कॉल डोर पे होनी चाहिए। अब ये इलाके की कंजेशन और उसके लिहाज से डिटरमिन होता है। कराची में अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की कोई अभी तक स्टडी नहीं की गई कि ये इंटरनेशनल रूल 5 मिनट्स पे इमरजेंसी सर्विसेज आ जाएं, उससे ही डिटरमिन किया जा सकता है कि एक्चुअली कितने फायर टेंडर्स चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि दुनिया भर में फायर डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ आग से डील नहीं करता, वो दूसरी इमरजेंसी से भी डील करता है, और एम्बुलेंस सर्विसेज जो हैं वो नहीं है। एक्चुअली मेडिकल सपोर्ट भी फायर डिपार्टमेंट देता है, और एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है पेशेंट को। तो हर किस्म की इमरजेंसी से डील करने के लिए फायर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हमें रेस्क्यू 1112 तक के लेवल तक जाने के लिए इसके लिए बेतहाशा इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग की ज़रूरत है। जहाँ तक आइंदा की खुशखबरियों की ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ 2 बड़ी खुशखबरियाँ होनी चाहिए जो आनी चाहिए। एक तो असद उमर साहब ने जैसे आपको कहा कि ग्रीन लाइन का फर्स्ट फेज़ जो है जून जुलाई अगले साल ऑपरेशनल हो जाएगा, और मैं समझता हूँ ये एक बड़ी खुशखबरी है। उससे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी मैं ये समझता हूँ कि K4 के मंसूबे को दोबारा से आगाज़ हो जाए, जिसका पानी लाने का है वो है। और तीसरी खबर जो है जो चल रही है और मुस्तकिल चलती रहेगी कि फाइनली कराची के नालों का कोई परमानेंट इंतज़ाम किया जा रहा है। अलबत्ता जो 1.1 ट्रिलियन का पैकेज आया था उसमें 7 ट्रिलियन लगभग वफाक दे रही है, 400 जो है वो सिंध हुकूमत को देना था। लेकिन आप सिंध हुकूमत के मंसूबों की फहरिस्त जब आप देखेंगे तो अगर वो 1 साल के जो मंसूबे थे उनमें सड़कों के मंसूबे ज़्यादा हैं। उन सड़कों को वो सड़कें भी अभी तक शुरू नहीं की जिनको उन्हीं ने 2012 के बजट में अप्रूव किया था। बिल्कुल ठीक। और ये सूरत हाल देखते हुए हमें बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ा मसला इस शहर कराची के साथ जो है, जो आवाम को पता होना चाहिए, वो ये कि बल्दियाती निज़ाम जो है, जो 2013 का कानून है, वो ऐसा कानून है जिसे कि रद्दी की टोकरी में डाल के जला देना चाहिए, जिससे कि उस कानून ने सिवाय तबाही के कुछ कहीं भी नहीं दिया। ये सिर्फ मैं कराची की नहीं बात कर रहा, ये लड़काना है, शक्कर है, हैदराबाद है, देही इलाके हैं, देही इलाकों में भी कुछ नहीं दिया। जब कुछ दिया ही नहीं जिस कानून में, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पूरे सिंध में ये मामलात हैं, सिंध में मसाइल हैं। कराची के हवाले से ख़ास बात कर लें तो ये कह दीजिएगा कि जो सिंध हुकूमत है उसका कितना किरदार होगा, उसकी कितनी मदद दरकार होगी वफाकी हुकूमत को कोई भी जो मंसूबा है उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए और बेहतर तरीके से बाद में उसको ऑपरेट करने के लिए। इस हवाले से हमें बताइएगा। और फिर अगर जब भी किसी मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा होगा और वफाक सिंध पर जो है तनकीद कर रहा होगा, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर कल तनकीद की गई, तो सिंध आपका साथ क्यों देगा? तो ये खुशसलूबी से मामला हल नहीं हो सकते? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि क्योंकि मंसूबा सिंध में है तो सिंध की हुकूमत का भरपूर किरदार है और होना चाहिए।
तनकीद इसलिए आती है कि जब वो वफाक के ऊपर तनकीद करते हैं और वो झूठ बोल रहे हों, और अगर झूठ ना बोला जाए और सच तक इक्तफा किया जाए तो कोई मसला नहीं है, डिबेट इज़ हेल्दी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आवाम को शऊर देने के लिए हक़ाइक़ को सामने रख के पेश किया जाए। ये जो सिलसिला चल रहा है कि जी सारी जो तबाही सिंध में या कराची में नज़र आती है, वो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल से है, जिसमें से 5 साल में वो मरकज़ में भी रहे हैं, और अब वो कहते हैं ये सारी तबाही जो हुई है वो उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो अगले 2.5 साल में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायर टेंडर भी ला रही है, 6 ओवरहेड फ्लाईओवर ब्रिजेस भी दिए, उसके बाद ग्रीन लाइन भी शुरू हो रही है, उसके अलावा कराची की गली सड़कों के अंदर जहाँ जहाँ से उनके MNAs इलेक्ट हुए हैं वहाँ काम भी तेज़ी से शुरू किया हुआ है। इसके बावजूद वो ये बात कहते हैं कि ये कराची के अंदर तबाही की जिम्मेदार PTI है, और वजह कहते हैं कि NFC में हमें पैसे नहीं मिल रहे। ये वो हुकूमत कह रही है जिसने 2007 के बाद PFC का अवार्ड ही नहीं किया, यानी जो कराची का हक है वो कराची को नहीं दिया, जो हैदराबाद का हक है वो हैदराबाद को नहीं दिया, लड़काना का नहीं दिया, शक्कर का नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हक है वो भी नहीं दिया उन्होंने बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर और बाय सेइंग कि हम इस तरीके से अवार्ड करेंगे, वो आबादी के लिहाज से होगा, बैकवर्डनेस के लिहाज से होगा या किसी मिक्स के लिहाज से होगा। बिल्कुल सही। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप तो खुद बहुत नाक़िद रहे हैं और बहुत कंसर्न रहे हैं कराची के हवाले से। आपने एक बड़ा जज्बाती बयान भी दिया था जिसमें आपने खुद वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया था, और वो यही थी कि कराची के अवाम जो है वो अब चाहते हैं कि उनकी बेहतरी जो है वो अमल में लाई जाए। हम देखते हैं वर्किंग रिलेशनशिप नहीं नज़र आता, वज़ीर आला सिंध से मुलाकात नहीं की जाती, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आप जो मसाइल बता रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि NFC अवार्ड की तरफ से वो बात करते हैं कि उनको हिस्सा नहीं मिलता। इन तमाम मसाइल का हल एक मुनासिब अफ़हाम तफ़हीम है के ज़रिए ही मुमकिन है। इस मसले पर भी गौर किया जा रहा है कि बजाय इसके कि ब्लेम गेम किया जाए, दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक पेज पर आकर आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करें। जी देखिए, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ इस चीज़ के, लेकिन पहले एक चीज़ की कर दूँ कि मैंने जब गैस के सिलसिले में बयान दिया था तो मैं कहा था मैं नदीम बाबर और उमर अयूब की शिकायत करूँगा वज़ीर-ए-आज़म से, इससे कि मैं इन दो वज़रा की, अगर मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म को तनकीद बना रहा होता तो फिर मैं शिकायत किससे कर रहा था, तो पहले तो ये दुरुस्त कर ले। और वो मेरी शिकायत दुरुस्त थी, और आज हमने उस गैस की सिचुएशन में थोड़ा बेहतर काबू कर सकते हैं क्योंकि वो गैस पाइपलाइन डल गई जो सिंध हुकूमत 2 साल से रोके हुए थी। अब आया आपके इस सवाल का जवाब कि कॉपरेशन, जी कॉपरेशन उनसे हो सकती है जो कॉपरेट करने को चाहते हैं। ताली 2 हाथ से बजती है, हम हवा में कितने भी हाथ हिलाते रहेंगे आवाज़ नहीं आएगी। हम हवा में तो हाथ हिला रहे हैं, हम 1100 अरब का पैकेज लेके आए। अब हमने उस कमेटी का जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जिसको PICIC प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके सरबराह कौन है? उसके सरबराह हैं खुद चीफ मिनिस्टर साहब, वफाक के लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी बनी हुई थी जिसमें 3 लोग सिंध से हैं और 3 लोग वफाक से हैं, वहाँ भी बात हो रही है। 5 सितंबर को ये मंसूबा साइन हुआ था, आज 5 जनवरी गुजर चुकी है, अभी तक बुनियादी 2-3 चीज़ें थीं जिसमें कहा गया था कि कूड़ा हटाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है एक बनेगी कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और बाकी भी रीजन वाइज कंपनियां बनेंगी। 5 महीने के अंदर 5वां महीना है, इस वक्त तक सिंध हुकूमत इस महकमे से कराची का, जो कि सिर्फ कराची में काम कर रहा है, महकमा नहीं बना सकी। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए कहा गया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होगी, अब एक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होगी, ये भी नहीं कर पाए। फिर जितने मंसूबे थे, किसी एक मंसूबे का पैकेज बजट में लाके असेंबली से अप्रूव नहीं किया गया, इससे कि वो या तो असेंबली को इज्जत नहीं देते, क्या वजह है? तो जिस तरीके से आपने खबरें पढ़ी कि वफाकी हुकूमत के मंसूबों का अप्रूवल एक्नेक में हो गया, CDWP में हो गया, कैबिनेट में हो गया, इस लिहाज से सिंध हुकूमत ने जो 4 ट्रिलियन के मंसूबे करने और उसकी फंडिंग सोर्स डिस्क्लोज करनी है, वो कहीं अभी तक डिस्क्लोज नहीं की। इसलिए सीरियसनेस ऑफ सिंध गवर्नमेंट इज़ डाउटफुल। इसलिए कि S3 का मंसूबा 2006 में शुरू हुआ था, 2020 तक नहीं हुआ। K4 का मंसूबा
2007 में शुरू हुआ था, 2020 तक नहीं हुआ। और अभी भी सूरत हाल ऐसी है, जो मंसूबा वो सिर्फ कागज़ पे ऐलान करते हैं, तकमील उसकी होती नहीं है, न फंड मख्तस करते हैं, ना उनकी इंटेंशन है। और यही वजह है जब हम तनकीद करते हैं इससे कि इतने बुरे हालात 2.5 साल में PTI के आने से नहीं हुए। ये इसलिए हुए कि जो सिंध के हुक्मरान हैं वो सिंध में सिर्फ लूटमार कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है वो मिस्टर जरदारी एंड जरदारी लीग है, और इस बात का एहसास आवाम को दिलाना ज़रूरी है, वरना जब तक आवाम को इस बात का शऊर नहीं आएगा कि उनके असल दुश्मन ये हुक्मरान है जो कि सिर्फ हालात बनाते हैं, आवाम की खिदमत नहीं करते। ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे सूत रहनुमा तहरीक इंसाफ और हमें बता रहे थे उन तमाम वफाकी मंसूबों के बारे में, वफाकी हुकूमत के मंसूबों के बारे में जो कि जिसके बारे में ऐलान किया गया है कि हम 2021 में वो देख सकेंगे उन्हें पाए तकमील तक पहुँचते हुए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब ये कराची वालों के बाद पावर सेक्टर के हवाले से भी ना एक अच्छी खबर है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए आवाम को सस्ती बिजली मिलने की जो है ना उम्मीद बन गई है। हुकूमत और IPPs के दरमियान मुआहदे तय पा गए और ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम और शमसी तवानाई पर मुश्तमिल IPPs ने टैरिफ कम करने पर हमादगी जाहिर कर दी है। ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। इससे कि आवाम को अगर बिजली में ही रिलीफ मिल जाए तो भी बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है। ये वैसे चीख के देने वाली ना ब्रेकिंग नहीं हो सकती, आप चीख के बताएंगे जी कि ये चीज़ होगी है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है बिजली का। हाँ, लेकिन अभी इसको हमने देखना है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह से हम पे असरअंदाज होता है। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद हुकूमती अफसरान और IPPs मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत करेंगे। मुआहदे के रूह से हर IPP का अपना बोर्ड भी मुआहदे की मंजूरी देगा और मुआहदे से टैरिफ और आइंदा सालों में सर्कुलर डेट में कमी आएगी। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि दोनों फरीक मुल्क के वसीतर मफाद में कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में तरमीम पर भी रजामंद हो चुके हैं। और इसी हवाले से एक और बड़ी खुशखबरी है कि शमसी तवानाई IPPs के बाद दूसरी एक चीज़ है जहाँ से हमें गन्ने के फोक वाली जो IPPs हैं वो भी टैरिफ कम करने पर राज़ी हो गई हैं। और ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं जो हो रही हैं। और बिजली जो बार बार बढ़ जाती थी ना, कीमत बढ़ानी पड़ती थी, अब ये नहीं होगा। और फिर सर्कुलर डेट में जब कमी आएगी तो शायद हमारी बिजली सस्ती भी होगी। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे माहिर मौशी अमूर मुज़म्मिल असलम से। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल असलम साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, ये जितनी हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं इन फैसलों से, ये तमाम उम्मीदें मतलब है कि मुमकिन है ये जो मुआहदा तय पाया है ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, इससे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, इसमें ये जो मुआहदा तय पाया है ये जो बिजली बनाने वाले घर जो तेल से बिजली बनाते थे, गैस से, और अब वीकेंड पे जो है आपने देख लिया कि शुगर केन और जो शमसी तवानाई से भी जो बिजली बनाते हैं उनके साथ भी मुआहदा हो गया। इस मुआहदे के एवज हुकूमत को सालाना जो है 850 अरब रुपए की बचत, और 10 साल में 850 अरब रुपए की बचत होगी, जो रोजाना की बुनियाद पे जो है लगभग महीना के जो है 7 अरब रुपए होगा। अच्छा, अब इसमें जो आपने एक बात बोली कि बिजली की शायद कीमतें कम हो जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि बिजली की कीमतें अभी कम नहीं होगी। अच्छा, ये इजाफी बोझ था हुकूमत पे जो है बिजली घरों के जो मुआहदे हुए थे हमारे उनके साथ, उसकी वजह से पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा सर्कुलर डेट जिसे गर्दिशी कर्जे कहते हैं वो 2400 अरब रुपए के करीब हो गए। अब क्योंकि जब ये मुआहदा हो जाएगा तो एक हुकूमत के जो गर्दिशी कर्जे बढ़ने की रफ्तार है उसमें जो है कमी आएगी, और वो 850 अरब रुपए की जब वो बचत होगी तो वो बिलवास्ता हुकूमत जो है पहले जो गर्दिशी कर्जे के चक्कर में पावर कंपनीज को देती थी वो आवाम पे खर्च कर सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हम देखें कि बिजली की कीमतें कम हो, बल्कि अभी हम IMF के साथ आजकल बातचीत कर रहे हैं और IMF की जरीना ख्वाहिश कह रहे हैं कि वो ये कह रही है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ। पिछले 1 साल से वज़ीर आज़म उसको नहीं बढ़ा रहे, लेकिन शायद आप आने वाले दिनों में सुनेंगे कि बिजली की कीमत शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए यहाँ से। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से बिजली की कीमत बढ़ तो जाएगी, लेकिन ये जो मुख्तलिफ हो रही है और जो हुकूमत काम कर रही है चीजों पे, आगे जाते हुए जो है मजीद बिजली की कीमतें फिर नहीं बढ़ेंगी। तो ये बहुत खबर है। और अब इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके 3 हिस्से थे, एक IPP, एक हुकूमत के IPPs और चाइनीज जो कंपनी जिन्होंने पावर कंपनी CPEC में लगाई हैं, अभी तक उनसे मुआहदा नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा।
और तीसरा फिर उसके बाद ये जो तरसीलात होती है बिजली की, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा चोरी और ये मसाइल हैं। उस पे जो है लाइन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक उस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं आएगी कि बिजली सस्ती कर पाए। तो अभी इसमें बहुत काम बाकी है। ये एक बहुत लंबे अरसे का, जिसे कहते हैं कि इसमें खराबी थी। इस हुकूमत को कामयाबी की मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा मसला IPPs का हल कर दिया और उनको भी खुश करके भेजा है घर। ऐसा नहीं कि उनको लगा जाओ। तो अब आने वाले दिनों में जो है इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। तो इन चीज़ों पे फोकस करना होगा। बिल्कुल मुज़म्मिल असलम साहब, स्मार्ट मीटर्स की कितनी हमें ज़रूरत है और हमें किस तरीके से इंश्योर करना होगा? आपने लाइन लॉसेस की बात की है, वो हम कैसे कम कर सकते हैं? और साथ अदायगी के हवाले से जो बातें आ रही थी इस मुआहदे के अंदर, अब डॉलर में नहीं होगी, ये पाकिस्तानी रुपयों में होगी और डॉलर की जो एक हद है वो भी मुकर्रर कर दी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, माजी में इन्होंने जो है ना, इनको हुकूमत बिजली रुपए में बेच रही थी और इनको टैरिफ डॉलर में दे दिया था। जब जब रुपए की कीमत गिरती थी तो इन पावर कंपनीज के जो है ना मुनाफे में इजाफा हो जाता था। अब हुकूमत ने उसको फ्रीज कर दिया एक ही जगह पे। अगर कल को मिसाल के तौर पे डॉलर बढ़ भी जाता है तो इनको जो है 148 रुपए के हिसाब से बिजली इनकी बिकेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि फ्यूचर में जो है अगर रुपए की कदर में गिरावट आती है या आती है तो इन बिजली घरों को वो उसका जो है फायदा नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगी। और ये भी एक, ये जिस तरीके का मुआहदा मैंने बता रहा हूँ कि बनाया है, ये एक निहायती कामयाब मुआहदा है। और 850 अरब रुपए एक छोटा अमाउंट नहीं है। कुछ लोग उसको प्लेट आउट कर रहे हैं कि जी महीने का सिर्फ 7 अरब रुपए, दिन का आपका 7 अरब रुपए का, इस सब जो है ना दिन का 2 अरब या 1.5 अरब रुपए का आपका गर्दिशी किरदा बढ़ रहा है। तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कतरा कतरा समुंदर बनता है। अब चाइनीज कंपनीज के साथ अल्लाह करे कि उनके साथ भी सही मुआहदा हो जाए, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने बिजली लगाने के चक्कर में ये नहीं देखा कि वो कितनी कीमत में लगवा रहे हैं, बस वो अंधाधुंध लगा गए और उसका खुमियाजा जो है आने वाली नस्ल खास तौर पे भुगतेगी। ये नस्ल तो भुगत रही है, लेकिन आने वाली नस्ल पे और ज्यादा इसका बोझ है। तो ये हमने जुल्म किया अपनी आने वाली नस्लों को। बिल्कुल सही। ये भी बताइएगा कि आजकल तो बहुत सारी, जिसे कहते हैं मुतबादिल तरीकों से भी बिजली के ऊपर लोग दुनिया काम कर रही है। पाकिस्तान में ये महंगे फर्नेस ऑयल, जैसे आप खुद कह रहे हैं, महंगे फर्नेस ऑयल से बिजली तैयार करना जो है हम कब इससे जान छुड़ा सकेंगे? अभी पिछले दिनों कल ही जो ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का, उसके बारे में बताइएगा। जैसे आप कह रहे थे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं हमारा, मतलब अगर बिजली बन भी रही है तो अब सिस्टम हमारा इस काबिल नहीं है कि वो उसको तरसील कर सके, उसके बारे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस तरह की चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी ज़रूरत है हुकूमत को इन तमाम एरियाज़ एंड एंगल्स पे काम करने की? देखिए, अगर आप मुल्क में गाड़ी बनाने वाली कंपनीज को लाएंगे और सड़कें आप ना बनाएं और टूटी फूटी सड़कें हो तो वो उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने पावर प्लांट बना दिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम आपने नहीं साथ लगाया तो उन पावर प्लांट्स का लगाने का कोई फायदा नहीं था। अब ये हुकूमत जो है इस पे काम कर रही है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बिजली जो बन रही है वो जो है आवाम तक पहुंचे और सार्फिन तक पहुंचे। रहा सवाल ये कि जो लाइन लॉसेस हैं, जैसे कराची की मिसाल है, कराची एक एग्जाम्पल कि यहाँ पे लाइन लॉसेस को के इलेक्ट्रिक ने बहुत कंट्रोल किया, अलग अलग, जैसे आपने खुद बताया कि अच्छे मीटर्स लगाए हैं। इसके अलावा इन्होंने जहाँ जहाँ कूड़ा लगता था वहाँ पे तारों का निजाम चेंज किया ताकि जो है तो ये ना हो। तो ये जो है इम्प्लीमेंट, ये बेस्ट केस स्टडी पूरी कंट्री में होनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि ये जो पेशावर के इलाके हैं, इंटीरियर सिंध के इलाके, वहाँ पे 60% लाइन लॉसेज हैं। ऊपर जो है फाटा वगैरह में जो है बिजली वहाँ पे आवाम के लिए दी हुई है, उसको फ्री की हुई है, तो वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने लगे हैं जो बहुत बिजली फ्री में इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारे निज़ाम को आपको ओवरऑल देखना होगा। लेकिन अब कितनी देर हम ये बातें कई सालों से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम 2300 अरब में खड़े हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जंगी बुनियादों पे देखना चाहिए ताकि ये मसला ओवरऑल खत्म हो, क्योंकि अब बिजली के बिल जो 3.5 के आ रहे हैं, जैसे मेरा बिल भी जो घर का गर्मियों में लाख रुपए से ऊपर चले जाता है, तो ये अनअफोर्डेबल लेवल, दुनिया में कहीं इतनी महंगी बिजली नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल असलम साहब, ये कहिएगा, अगर इतने बेहतर मामलात हो रहे थे, पॉलिसी साजी इतनी बेहतर तरीके से हो रही थी, तो फिर एक इस्तीफ़ा आता है ताबिश गौहर साहब का, उसके बाद लोग भी परेशान हुए, हम भी थोड़े से हैरान हुए कि जब ब्रेक थ्रू होने वाला था उस वक्त ये इस्तीफ़ा आ जाना, आप उसकी वजह क्या देखते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये काम ही गलत है कि आप ऑनररी जो है लोगों को अपने जो है वो लगा लें, एडवाइजर लगा लें। ये सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, इनकी तनख्वाहें कौन फ्री में काम करता है? फिर जब आप फ्री में काम करने जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको जो है बातें सुनने को मिले और काम होना, तो वो वहां से निकल जाता है। तो ये जो हमारा निजाम है, एक तो ये कि गवर्नमेंट के जो पेमेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही वसीदा है। अब इन पेमेंट स्ट्रक्चर्स को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मुझे बुलाए और मैं जाऊँ इन पेमेंट स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करूँ, इसका मतलब ये कि मेरी नीयत खराब है, मैं कहीं ना कोई बेईमानी करूंगा, रिश्वत दूंगा या इंफॉर्मेशन लीक करूंगा जिससे अपना मैं पर्सनल फायदा उठाऊं। इतने बड़े बड़े नाम वहाँ बैठे हुए हैं जिनके इतने बड़े बड़े कारोबार हैं और वो फ्री में वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, देयर इज नो फ्री लंच। तो हुकूमत को पहली बात तो ये है कि अगर एडवाइजर और खासतौर पर प्रोफेशनल्स ला रहे हैं तो उनको उनकी प्रॉपर रेम्यूनरेशन है। दूसरा, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती और ये इतना उनको तंग और फ्रस्ट्रेट करती है कि वो आदमी कहता है यार खुदा के वास्ते यहाँ से। तो यही अलमिया आज हमारा मुल्क जो पीछे रह गया, ये सब तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अच्छे क्वालिटी लोग नहीं आते काम करने। मुज़म्मिल असलम साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी तो बहुत डिस्कस किया जाता है ना, और ख़ास तौर पे जब बात होती है तवानाई सेक्टर की, वहाँ पर जहाँ पुरानी पिछली हुकूमतों के इकदाम हैं वहाँ पर जिस हुकूमत का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा डिस्कस होता है, नदीम बाबर साहब को लेकर, रज़ाक दाऊद साहब का उनका दूसरा है लेकिन ठीक है उनको लेकर भी। तो आप इसको कैसे देखते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की मौजूदगी में आप समझते हैं मुनासिब मुआहदे हो सकेंगे IPPs के साथ, जिसके साथ मुल्क में तवानाई के शोबे में बेहतरी आए, गर्दिशी कर्जे को कम करने में मदद मिले? देखिए, IPP के मुआहदे में तो एक बहुत बड़ी टीम, एक नदीम बाबर की उसमें अकेले की सेम नहीं है, उसमें उमर अयूब भी हैं, उसमें वजीर आजम खुद भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हमारी फौज के इदारों ने भी सुना इसमें बैठ के नेगोशिएट कराया। फिर एक इंडिपेंडेंट जो एक टीम बनी थी मोहम्मद अली के नीचे कमीशन बना था, वो लोग भी हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो ये है जो सब में हुकूमत को इस कारोबार से निकल जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी रही है। जो LNG का फैसले थे, हुकूमत क्यों रोजाना खरीदारी के डिसीजन लेती है, प्राइवेट सेक्टर को दे दे, प्राइवेट सेक्टर मंगाए उसको। गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व बिजनेस से ना करें, उसको निकाल दें, उसको सिर्फ रेगुलेटर बनाएं। जो डिसीजन है कितनी सप्लाई देनी है, क्या कीमत है, लेट द मार्केट डिसाइड। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को रेगुलेटर होना चाहिए। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे से आप बात कर रहे थे और ये एक अच्छी खबर है कि मामला हल हो जाएगा। लोग तो अब बड़े परेशान हो गए, गर्मियों के अंदर इतने बिल आ जाते हैं और पंखे भी सोच के चलाते हैं, AC चलाना तो अब जो है बहुत बड़ी लग्जरी हो गई। जबकि पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है कि ब्लेस्ड है, हमारे पास एक इतनी लंबी कोस्टल लाइन है, हमारे पास इतना अच्छा सूरज है, हमारे पास गन्ने के फोक समेत बहुत सारे ऐसे और मुतबादिल ज़राए हैं जिनसे बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन इन तमाम इक़दामात को लेने के लिए दुरुस्त सम्त में फैसला साजी की ज़रूरत है और फिर उस पर अमल दरामद की। बिल्कुल जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम आपको एक और पाकिस्तानी टैलेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिनका एरिया एंड डोमेन फ़र्क है, लेकिन इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान टैलेंट से कितना माला माल है। हुकूमती सपोर्ट और दीगर सहूलतें ना होने के बावजूद हमारे नौजवान अपनी सलाहियतों की जोहार दिखाकर हमेशा दुनिया को हैरान करते आए हैं। ऐसी एक बाहिम्मत नौजवान से आपकी मुलाकात कराएंगे अपने प्रोग्राम में, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले फरहान अयूब। हाँ जी, ये मार्शल आर्ट्स और जो फिज़िकल ट्रेनिंग में 20 साल का तजर्बा रखते हैं। वो अब तक 7 ममालिक के 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। जो 20 साल का आपको तजर्बा हम बता रहे हैं, ये हमें पता लगा कि 20 साल का तजर्बा है और जिस वक्त हमने फरहान को देखा, मैंने पूछा उनसे उनकी उम्र क्या है, वो आपको वो खुद ही बताएंगे, आप भी उम्र देख के हैरान हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये 20 साल का तजर्बा इस उम्र में कैसे आ गया, कब से ये काम कर रहे हैं। तो फरहान जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप 20 साल के नहीं लगते, आपका तजर्बा जो है ना वो आपसे बड़ा लगता है। मैं 7 ईयर की एज से मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ खुद से। अच्छा। तो इस तरह करते करते काफ़ी साल मुझे गुजरे। मैं 7 साल का था जब से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। अब आप 27 साल के हैं, 20 साल का जी सर। और कितने अवार्ड्स माशाल्लाह से, और कितनी आपके पास? इस वक्त तक मेरे पास 21 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं गिनीज के, और मेरे पास 21 सर्टिफिकेट हैं। वो दुनिया के 7 ममालिक के, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। उसके अंदर बरतानिया, USA, UK, इंडिया, जर्मनी, इटली, मतलब सारे बड़े कंट्रीज हैं, उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं। अच्छा, तो ये आप कोई ट्रेनिंग लेते रहे हैं, कोई
ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट था या फिर खुद से ही करते रहे? मेरे बारे में जो आप कह सकते हैं कि सबसे खास बात है बाकी स्पोर्ट्स पर्सन से हटकर जो बात है वो यही है कि मेरा कोई कोच नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। मेरी एकेडमी जो सड़कें हैं, पार्क हैं, जो बात मतलब सड़कें रोड्स मेरी एकेडमी है, और कोच मैं अपना खुद हूँ। मैंने खुद को खुद ट्रेन किया हमेशा फिजिकली तौर पे, और मैं इस तरह आगे लोगों को भी ट्रेन करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। अच्छा, ये मार्शल आर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग में आपका एक्सपीरियंस है और आपने चैलेंजिंग कैटेगरी के रिकॉर्ड जो है वो शामिल है। ये कैसे पता चलता है आपको कौन सा रिकॉर्ड है, कैसे चूज करते हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, और ये कैसे आपको समझ में आ जाती है कि इसको तोड़ना कैसे है? मैं कंट्री वाइज डिसाइड करता हूँ कि अब इस मुल्क का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। अच्छा। अब इस मुल्क का तो आप सर्च कर सकते हैं कि इस मुल्क के कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, वो आप वेबसाइट पे जाते हैं गिनीज की, तो आपको पता चल जाता है। मैं कंट्री सेलेक्ट करता हूँ कि भाई इस मुल्क का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, इस मुल्क का करना है, उस हिसाब से भी ट्रेनिंग करता हूँ, अपने आपको ट्रेन करता हूँ। एक एक रिकॉर्ड के लिए कई कई महीने लगते हैं। किसी को लग सकता है कि भाई आसान से ये कोई चीज़ है। ये दुनिया में आपको नंबर 1 आना होता है, तो नंबर 1 आने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। सेकंड और थर्ड इसमें ऑप्शन नहीं होती, फर्स्ट वाला इसमें जीता है, बाकी सब हार जाते हैं, तो ये बहुत एक टफ चीज़ होती है। अच्छा, तो ये आपने माशाल्लाह मेडल्स जो हैं, ये जब मेडल्स आपको पहनाए जाते हैं, मिल रहे होते हैं, उस वक्त कितनी खुशी हो रही होती है कि मैंने ये कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेडल से ज़्यादा सर्टिफिकेट अहम होते हैं, लेकिन मेडल भी उसका हिस्सा होते हैं, वो भी साथ आपको मिलते हैं। तो खुशी तो होती है जब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो आपको खुशी होती है। और मेरे लिए खुशी, अभी मैं खुश होता हूँ लेकिन उतना खुश नहीं होता, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। अभी सर मैंने 5% किया, तो मैंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आवाम के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ प्लान करना है अभी इंशाल्लाह, जो मैंने आगे जाके करना है। मसलन क्या क्या कुछ है जो कि आपने सोच रखा है? इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि पहले मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी के बाद मेरे मीडिया में भी मैंने आना है इंशाल्लाह। मेरे एंकरिंग का भी एक शौक है, वो भी मैं करूँगा, और उसके बाद फिर मेरा शौक है पॉलिटिक्स, जो मेरा मेन पर्पज़ है ज़िंदगी, उसमें मैंने आना है इंशाल्लाह। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसी जो यूथ है और जो मैंने मसाइल माशरे में देखता हूँ, उनका सचमुच में हल किया जाए, सिर्फ दावे ना किए जाएँ। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक कोई सपोर्ट हुकूमत की तरफ से मिली है या बिल्कुल सपोर्ट नहीं? मुझे अभी तक हुकूमत की तरफ से कभी कोई सपोर्ट नहीं मिली। मैंने अपने बलबूते पे किया है, इसलिए मैंने हमेशा मुख्तलिफ जगहों पर बात की। अब भी मैं कहता हूँ कि वज़ीर आला से मेरी अपील है कि मुझे माली सपोर्ट करें, क्योंकि ये उनका हक है और मेरा ये उनका जो ये फ़र्ज़ है वज़ीर आला का, और मेरा ये हक है कि वो मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप पाकिस्तानी टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेगा ना। तो इसलिए अभी भी मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस सपोर्ट के बगैर भी आज तक किया, तो सोचा कि सपोर्ट मिलती तो ये 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड होते जो 21 हैं। अच्छा, कभी डिसहार्टेंड भी हुए इस बात पे जो आप फील कर रहे हैं कि सपोर्ट नहीं है, लहजे से जैसे आवाज़ ऊंची गई? देखिए, मेरे बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ। मैं कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता ज़िंदगी में, जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए मैं डिसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह पर भरोसा रहता है और उसके बाद अपनी ज़ात पर भरोसा रहता है। तो मैं कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में। मैं हमेशा इन लोगों को यही अपना पैगाम देता हूँ कि वो ज़िंदगी में अपने अंदर पावर फील करें, अपने अंदर वो कमज़ोरी ना फील करके बैठ जाए मेरे से नहीं हो रहा, इस तरह ना करें। वो अपने आप को ताकतवर खुद बनाएं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, कोचिंग सेंटर आपने कोई ज्वाइन नहीं किया, आपने खुद से सीखा। तो जो बच्चे हैं, जो आप देखते हैं कि इनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है और शायद ये उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर मैं पहले दिन खड़ा था, उनके लिए कोई कोचिंग सेंटर आप बनाएंगे, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म? बिल्कुल मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो शुरू किया है उसका पर्पज़ ही यही है। उससे मैं एक तो ये चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ जो मैंने आज तक सीखा है, वो सब कुछ मैं उस पर सिखा रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो सब कुछ उस पर मिलेगा, मेरे फेसबुक से आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर मैं जो एक्सरसाइज आसान ज़ुबान में सिखा रहा हूँ कि लोग सब सीख सकें। मेरा उस चैनल से 2 पर्पज़ हैं, एक तो पाकिस्तान की यूथ जो है वो खेल सीखे, दूसरा उर्दू ज़ुबान प्रमोट हो, क्योंकि हमारे सबसे बड़े लीडर कायदे आज़म ने कहा था कि उर्दू कौमी ज़ुबान है। तो उर्दू को प्रमोट भी मैं उस चैनल से कर रहा हूँ और खेल को भी प्रमोट कर रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, वो उससे घर में एक्सरसाइज करके फिजिकल फिट रह सकें, क्योंकि मैं पाकिस्तानी कौम को फिजिकल फिट देखना चाहता हूँ। अच्छा फरहान, 7 साल की उम्र में जी कैसे ख्याल आया था कि मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड्स तोड़ने? किसको देखा था? इंस्पिरेशन कौन थी? 7 साल की उम्र में मेरे लिए मतलब एक मुश्किल था, टफ। उस वक्त मैं बड़ा शाय सा था, बड़ा मतलब मास्टर से डरने वाला एक इंसान था। लेकिन फिर एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने बैठ के सोचा कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है। तो मुझे ये ख्याल आया, मैंने हवा में कुछ किक्स पंच किए, मुझे पता चला कि ये मेरी सलाहियत है। मैंने फिर खुद से ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो लोगों ने मजाक किया कि बेवकूफ़ खुद लगा हुआ है, धूप में पागल ही लगा हुआ है, इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर जब पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हुआ तो फिर लोग चुप कर गए। उसके बाद अब तक लोग चुप ही हैं। घर के लोग भी शामिल थे कि घर वालों का तामुन? घर का हमेशा तामुन है। मेरी वालदा का मेरे ऊपर सबसे बड़ा ज़िंदगी में एहसान है, वही मेरी इसमें गाइडेंस करती नहीं हमेशा मेरी खेल के अंदर, तो उनका सबसे बड़ा एहसान है, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट रही है। उनका मैं अभी भी सलूट पेश करता हूँ यहाँ पर, वो देख भी नहीं टीवी से। तो उसके अलावा जो माशरे के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा मुझे डिमोटिवेट किया है, बेउस्तादा बंदा कामयाब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने किसी की नहीं सुनी, ना ही मैं किसी की सुनता हूँ। मेरी आदत है कि आप अपना काम करते रहें, जो बोलता है बोलता रहे, क्योंकि जब आपका पाकिस्तान के लिए जज्बा सच्चा है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अगर बोलने की स्पीड का कोई कंपटीशन हो ना तो माशाल्लाह आप उसमें भी पहले नंबर पे आएंगे, जितनी तेजी से आप अपनी बात मुझे एक स्पोर्ट्स की वजह से आदत पड़ चुकी है कि जिस तरह मैं स्पोर्ट्स से करता हूँ उस तरह बोलता भी तेज। अच्छा, अभी आपने अपनी एक लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज
चीज़ बताइए जिसमें सियासत भी है, जिसमें एंकरिंग भी है, जिसमें पढ़ाई भी है, जिसमें मार्शल आर्ट्स भी है। तो ये तो सारे मुख्तलिफ 4, 5, 6 मुख्तलिफ किस्म के शोबे हैं। देखिए ये एज वाइज होगा, एक एज होती है मार्शल आर्ट्स की, फिर एक एज होगी मैं जॉब कर रहा हूँ। कब तक मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग तो खैर मैं पूरी जिंदगी दे सकता हूँ, मेरे अंदर फिजिकल एक्टिविटीज इतनी है कि मैं उसको जारी रख सकता हूँ। साथ साथ फिर आपने एक रोजगार आपका होता है, वो जॉब होती है। फिर जब आप जॉब पे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो थोड़ा फ्यूचर में जाके फिर बंदा पॉलिटिक्स में आता है। तो मेरा फ्यूचर में आने का है, पॉलिटिक्स में आने का देर से मतलब। तो अभी आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है जितने आप एफर्ट कर रहे होते हैं, जितना ये हार्ड वर्क है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्शल आर्ट्स के अंदर? देखिए पढ़ाई का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसके लिए बहुत आराम से टाइम मिल जाता है, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मेरा CGPA भी अच्छा है। ये नहीं कि मैं ज़्यादातर लोग कहते हैं जी पढ़ने वाले जो लोग हैं ना वो पढ़ाई भी नहीं कम होते, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंसान स्पोर्ट्स करता है उसका ब्रेन ज़्यादा तेज काम करता है, वो ज़्यादा नंबर ले सकते हैं आम बच्चे से। तो इसलिए मैं पढ़ाई में भी फोकस उतना ही करता हूँ जितना खेल पे करता हूँ। मेंटल टफनेस जो है ये फिजिकल टफनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने जो पहले बात की ना कि मैं नहीं डिमोटिवेट होता, ये आपकी मेंटल टफनेस की एक निशानी है। जब तक आप मेंटली टफ नहीं होंगे आप फेस नहीं कर सकते चैलेंजेस को। मुझे ये बताइएगा इंजरीज भी आती हैं कोई, इसमें कभी ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसा कर बैठे हो गलत हो और फिर अंदाजा हुआ हो यहाँ पे कोच होना ज़रूरी था? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कोच की ज़रूरत है। मैंने जब भी कोई गलती की तो खुद को खुद समझाया, सीखा है खुद से, फिर अपनी वीडियो बना के देखता हूँ कि क्या गलती यहाँ पर पेश आई, उसको दुरुस्त कर लेता हूँ। इंजरी कोई ऐसी मुझे कोई ऐसा बड़ी कोई इंजरी नहीं, भी छोटी मोटी इंजरीज आपको पता है स्पोर्ट्स में होती हैं, या कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड टफ होते हैं। स्पून ट्विस्टेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उससे मेरे हाथों में जख्म बन गए थे, वो एक टफ था। फिर किप अप का था, उसमें मेरे बैक पर यहाँ कमर पे जख्म बन गए थे, वो ट्रेनिंग कर करके। तो इस तरह कुछ छोटी मोटी इंजरीज आती रहती हैं, वो तो एक मामूल की बात है। बिल्कुल ठीक है। कुछ डाइट के हवाले से हमें बताएं कि कुछ डाइट मुख्तलिफ होती है जो मार्शल आर्ट्स के शौकीन लोग होते हैं या कर रहे होते हैं? डाइट को लेके मैं आपको बताऊँ ना, स्पोर्ट्स पर्सन किसी से भी आप पूछेंगे प्रोफेशनल से, डाइट बहुत है। मेरी डाइट जो घर का खाना है सिंपल सा, लेकिन मैं आम पब्लिक को यही कहता हूँ कि डाइट में वो नाश्ते में ना अंडे लाजमी खाएं, दो एग्स अगर वो लाजमी खाएंगे, बॉइल्ड एग्स लाजमी खाएंगे तो उनको सारा दिन फिजिकल वो एक्टिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। तो मेरे डाइट में नाश्ते में अंडे 2 लाजमी, उबले हुए अंडे मैं लाजमी खाता हूँ। उसके अलावा मेरी डाइट में थोड़े बहुत फ्रूट हैं और आम घर के खाने, कोई खास मतलब स्पेशल डाइट नहीं मैंने बनाई। अच्छा, आप घर के खाने को बहुत ही आम समझ रहे हैं, घर के खाने से ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा मजे का। बिल्कुल। और फिर माँ के हाथ का, अम्मा बना के दे रही हो तो हमारी वालदा का हर बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छा, कुछ और टिप जो कि आप देना चाहें उन तमाम बच्चों को जो कि आपकी तरह चाह रहे हों कि वो भी इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करें? उनके लिए टिप ये है कि वो जैसे कि घर का खाना खाएं, बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आजकल हमारी जो यूथ है ना वो बाहर का खाना बहुत खा रही है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। घर का खाना खाएं और फिजिकल ट्रेनिंग अपनी जो ना वो खुद से स्टार्ट करें और किसी का इंतजार ना करें बैठ के कि भाई कोई आएगा हम फिर। मैंने कई लोगों से कहा कि यार आप ट्रेनिंग नहीं करते, यार हमारे साथ कोई होता नहीं, कोरोना वायरस फैला हुआ, हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते अकेले। अकेले ट्रेनिंग करने की आदत डालें, लाइफ में अकेले आगे बढ़ना सीखें। अगर आप अकेले हो जाएंगे तो लाइफ में हम नीचे चले जाएंगे। अकेले भी जिंदगी में आगे बढ़ना आना चाहिए इंसान को, ताकि वो कामयाबी की तरफ बढ़ सके। अब किन मुल्कों पे नजर है आपकी? आपने कहा पहले मैं एक कंट्री पकड़ लेता हूँ, अब कौन से मुल्क है जिन पे नजर है? इस वक्त मेरा अमेरिका पे नजर है। अमेरिका के पास पूर्ण डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड है, वो मैंने इंशाल्लाह मार्च के महीने में मेरी कोशिश, मार्च तक मैं उनको ब्रेक करूंगा। तो अमेरिका के ऊपर मेरी नजर है इस वक्त, अमेरिका के वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट तरीका है जिस तरह से आप रिकॉर्ड ब्रेक करने की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि हर रिकॉर्ड के लिए एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। बिल्कुल। तो मतलब एक बंदा होता है उसे पता होता है मेरे बाजू स्ट्रांग है तो चलो उसी के डिफरेंट रिकॉर्ड्स ब्रेक करा, तो आप तो पूरे एरियाज पे ही जा रहे होते हैं। क्योंकि मैं बचपन से अपने आप को सर से पैर तक हर चीज़ अपनी ट्रेन करता आया हूँ, तो इसलिए जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है उसी हिसाब से मैं अपने आप को ढाल लेता हूँ। जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, मैं ब्रूस ली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मोहम्मद अली और माइक टायसन से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैंने फ्लोसिस पढ़ी हुई है, उनकी फ्लोसिस में ये लिखा हुआ है कि इंसान अपने आप को फिजिकली तौर पे ट्रेन कर सकते हैं हर तरह के हालात के लिए, हर तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। जैसे आप मिसाल के तौर पे कह सकते हैं कि इस तरह मैं फिर ट्रेंड होता हूँ उस रिकॉर्ड के लिए, उसको ब्रेक करता हूँ मेहनत करके। बिल्कुल ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आप आए और गुड लक जो आपके सोच रखे हैं, अल्लाह करे कि वो सब इसी तरह से पूरा। और हमें इजाजत दीजिए दोनों को, गुड डे, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।